शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान कृषि उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सचिन पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं। डूडी ने बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने पर पायलट के मन की शंका को दूर करने की पैरवी भी की। पिछले कुछ दिनों किसान सम्मेलन में डूडी ने सचिन पायलट को नहीं बुलाया, इस पर भी उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सचिन पायलट को बुलाया था लेकिन उन्हें कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे बीच दूरी है। बता दें कि सचिन पायलट इस किसान सम्मेलन में नहीं पहुंचे थे और उनके और पायलट और डूडी के बीच दूरी बन चुकी है। पायलट के अनशन और बीजेपी राज पर कार्रवाई नहीं होने पर डूडी ने कहा कि पायलट के साथ बैठकर कांग्रेस आलाकमान और गहलोत साहब को बात करनी चाहिए। अगर उनके मन में कोई शंका है तो हमें उसे साथ बैठकर दूर करना चाहिए, वरना बीजेपी वाले तो हर दम मौके की फिराक में रहते हैं। हमारे संगठन की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी कार्यकर्ता के मन में अगर शंका पैदा हो रही है तो उसे दूर करें। आपस में मनों का फर्क है, विचारों का फर्क है, लेकिन दिल से सब एक है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं हो सकते। विचारों का फर्क हो सकता है, इसका समाधान हम बातचीत से करेंगे और ये काम हमारे हाईकमान करेंगे। डूडी ने कहा कि सचिन पायलट और मैंने बहुत मेहनत करी थी। 2018 में हम ढाणी गए थे और वहां पर बीजेपी सरकार के कमियों को उजागर किया था। अशोक गहलोत उस समय संगठन महासचिव थे, तो ऐसा कहना गलत है कि सिर्फ एक व्यक्ति के बल पर हम जीते हैं। हम तीनों ने बहुत मेहनत करी थी। अब अगर हम इस तरह की लड़ाई झगड़े में अगर सरकार गंवा देते हैं तो यह हम सब पर कुठाराघात होगा। राजस्थान सरकार 4 साल से अटकी हुई 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले खोलने की तैयारी में है। इसे लेकर पॉलिसी भी बना ली गई है, लेकिन ये कब खोले जाएंगे अभी तक इस पर संशय बना हुआ है। प्रदेश के लगभग 2.25 लाख 3rd ग्रेड शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग विभागों में 10 लाख सरकारी कर्मचारी है। इसमें दूसरे विभागों में तो ट्रांसफर समय समय पर हो जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इंतजार लंबा करना पड़ रहा है। मई के महीने में कई शिक्षक और कर्मचारी संघ की ओर से बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं। ऐसे में चुनावी साल में सरकार किसी भी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। सरकार को ये भी पता है कि अगर जल्दबाजी में ट्रांसफर शुरू कर दिए तो अव्यवस्था फैलने का डर है। इसीलिए सरकार फूक कर कदम उठा रही है और एक फुल प्रूफ पॉलिसी बना रही है ताकि ना तो उसे कोई दिक्कत आए और शिक्षकों को सही जगह तबादला भी हो जाए। हालांकि सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हाल ही में डोटासरा ने एक बयान दिया था जिससे ये पता चलता है कि 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले क्यों इतने जरूरी है। उन्होंने कहा था कि सीएम गहलोत और पीडी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि इन 3rd ग्रेड टीचर्स की समस्या का समाधान कर दीजिए। ये काम नई भर्ती से पहले कीजिए। अगर तबादले नहीं हुए तो 13 जिलों में से एक भी सीट हाथ नहीं आएगी। आपके और मेरे ये शिक्षक कपड़े फाड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जब ये इतना बड़ा बयान दे सकते हैं तो इसके पीछे जो मर्म छुपा हुआ है वो समझ जाना चाहिए। पिछले कई सालों से लाखों कर्मचारी ट्रांसफर के इंतजार में है। 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि वह 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी। बाकी टीचर्स का ट्रांसफर तो टाइम रहते हो जाता है, लेकिन हमेशा 3rd ग्रेड टीचर्स ही पिसते हैं। गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को साधने के लिए खजाना खोल रही है, लेकिन ट्रांसफर अब तक शुरू नहीं किए गए। इस पर भी एक सवाल है कि कब ये ट्रांसफर शुरू होंगे, कब हर कर्मचारी को अपने गृह जिले में नियुक्ति मिलेगी। फिलहाल पहले से 85,000 आवेदन कर चुके हैं 3rd ग्रेड शिक्षक, तो उनका क्या होगा ये भी हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि किसे क्या मिलेगा। ये सब तो गहलोत साहब के पिटारे में कैद है। जयपुर में सोमवार को ओबीसी आयोग के दफ्तर में भरतपुर के सैनी आरक्षण संघर्ष समिति का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 12% आरक्षण की मांग को लेकर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस भंवरू खान से वार्ता करने गया। वार्ता सकारात्मक रही है। सैनी आरक्षण मामले में ओबीसी आयोग से वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर अरोदा में चल रही धरना स्थल के लिए रवाना हुए। वहां जाकर आयोग की ओर से जिला कलेक्टरों के लिए जारी हुआ पत्र दिखाया जाएगा। इसके बाद ही फैसला होगा कि वे हाईवे से हटेंगे या बैठे रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने लिखित में आश्वासन चाहा था। इस पर आयोग अध्यक्ष भंवरू खान ने
जिला कलेक्टरों के नाम एक लेटर लिखकर दिया है, जिससे प्रतिनिधिमंडल आश्वस्त हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने वार्ता के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, काची जाति के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सर्वे के लिए पिछड़ा आयोग को चिट्ठी लिखी थी। 10 दिन में सभी जिलों के कलेक्टर सर्वे रिपोर्ट ओबीसी आयोग जयपुर को भेजेंगे। इसके बाद आयोग की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेगी कि कितना आरक्षण देना है और कब देना है। हमें ओबीसी आयोग से आश्वासन मिल गया है, अब आंदोलन स्थल पर जाकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। सैनी ने कहा है कि समाज नवंबर 2013 से लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आयोग ने जिला कलेक्टरों को सर्वे के लिए 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमारी आपत्ति के बाद इसे 10 दिन का ही टाइम दिया गया, यानी 10 दिन के अंदर हर कलेक्टर को अपने जिले की इन जातियों की रिपोर्ट सौंपनी है ओबीसी आयोग को। उसके बाद 1 महीने में रिपोर्ट तैयार करके ओबीसी आयोग सरकार को सौंप देगा। तो बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत अपनी ही जाति को आरक्षण दिलाने के मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। हौसलों ने आज यह मुकाम पाया है, हौसला ही है जो हमारे काम आया है। फिक्र ना कर जीत की, हौसलों से हमने दुनिया को हराया है। ऐसे ही हौसले और फौलादी इरादों से लेकर खुद का मकाम बनाने में जुटी है 22 वर्षीय नंदिनी गौड़। अजमेर के चौरसिया वास किसान कॉलोनी में रहने वाली नंदिनी के दोनों हाथ और पैर जन्म से ही काम नहीं करते, लेकिन पूरी तरह बेड पर रहने वाली नंदिनी अपनी कला को अपना साथी बना लिया है और मुंह से ही पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, बगैर किसी गुरु के खुद ही इन्होंने मुंह से पेंटिंग बनाना ऐसा सीखा है कि इनके जुनून के आगे कई नामी पेंटर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और नंदिनी की कला को सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वीं मन की बात कार्यक्रम पर नंदिनी ने उन्हें शुभकामना देने के लिए एक पेंटिंग बनाई है। नंदिनी मुंह से पेंटिंग करती है, जिस किसी का भी चित्र उसे पसंद आ जाए तो उसे देखते ही पेंटिंग बनाने में जुट जाती है। वह बताती है कि पहली बार 11 साल की उम्र में बड़ी बहन कृतिका के जन्मदिन पर एक ग्रीटिंग कार्ड मुंह से डिजाइन किया। यह सभी को पसंद आया तो हौसला बढ़ा। पिता प्रकाश गौड़ की एक फोटो देकर उनका चित्र बनाया, हूबहू बना तो रंगों से खेलने का निर्णय लिया। अब तक सैकड़ों पेंटिंग नॉर्मल शीट्स पर बनाई है। पेंसिल से स्केच बनाने के अलावा नंदिनी एक्रेलिक और वाटर कलर से भी चित्र बनाने में माहिर है। रविवार को मोदी साहब के मन की बात का 100वां एपिसोड था। ऐसे में कैनवास पर उनका चित्र बनाकर उन्हें मन की बात के लिए नंदिनी ने शुभकामनाएं दी है। यही नहीं, नंदिनी मिट्टी के दियों पर भी अपनी कला की ऐसी बारीक चित्रकारी करती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। 12वीं करने के बाद नंदिनी जयपुर की एक यूनिवर्सिटी से ड्राइंग में बीए कर रही है। साथ ही यूट्यूब और गूगल से भी उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिलती है। वो कहती है कि मैं खुद को कमजोर बनने नहीं दे सकती, इसीलिए मैं अपनी कला के दम पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। नंदिनी उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बाद हार मान लेते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आरोपी आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ये जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। आसाराम दुष्कर्म मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं, इसलिए वह जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। छोटे मामलों में बेल लेकर पेरोल पर रिहा होने की तैयारी कर रहे आसाराम दुष्कर्म के मामले में कई बार जमानत के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें पेरोल नहीं मिला है। उनके ऊपर कई छोटे बड़े मुकदमे दर्ज है, इसलिए अब उनके वकील ने छोटे मामलों में बेल लेने की कोशिश शुरू कर दी है। आसाराम के वकील गोकुलेश बोरा ने कहा कि अब तक सभी मामलों में आसाराम को सजा मिली है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट मामले में बेल मिलने से राहत मिली है। हम इन्हीं छोटी छोटी बेल के बाद मुख्य मामले पर पेरोल पर रिहा होने के रास्ते की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोटा में कलाल समाज के पदाधिकारियों ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप था कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कलाल समाज के कुल देवता सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ बयान देकर न केवल पूरे समाज का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने देवताओं का भी अपमान किया। इसके लिए उन्हें लिखित से सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई करने की मांग की है। कलाल समाज के संरक्षक अनिल सुवालका ने कहा है कि जिन क्षत्रिय राजाओं को लेकर पंडित जी ने विवादित बयान दिया है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं।
संतों का काम है धर्म को आगे बढ़ाना, ना कि किसी समाज के कुल देवता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना है। लगता है बागेश्वर बाबा विवादों से जानबूझकर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ताकि वो मशहूर हो सके। कलाल समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि समाज की मांग है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हम अदालत में जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कलाल समाज के अध्यक्ष राहुल पारेता ने कहा है कि जिनके खिलाफ पंडित शास्त्री ने विवादित टिप्पणी की है उन्हीं भगवान से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना देश भर में उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का भी आरोप लगा था और पटना में उन्हें तेज प्रताप यादव ने चुनौती दी थी कि अगर वो सीधे सीधे आएंगे तो ही उन्हें बिहार में एंट्री मिलेगी, वरना उन्हें बिहार में कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही राजस्थान के उदयपुर में भी उनकी सभा को लेकर काफी हंगामा हुआ था। राजस्थान में रजवाड़ा क्रिकेट लीग RCL का सीजन 7 का आगाज 1 जून से होगा। 10 जून तक कोटा के JK पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नयापुरा में ये मुकाबले होंगे। उद्घाटन समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और बॉलीवुड के कई नामी फिल्मी स्टार शामिल होंगे। कोटा में पहली बार क्रिकेट प्रेमी दूधिया रोशनी में खेल का मजा ले सकेंगे। लीग की जानकारी देते हुए RCL के चेयरमैन अमीन पठान ने बताया है कि इस सीजन नंबर 7 में 6 टीमें शामिल होगी, जिनमें कोटा चंबल टाइगर्स, जोधपुर जोधाना रॉयल, जयपुर पिंक सिटी रॉयल, उदयपुर मेवाड़ रॉयल, अजय मेरू वॉरियर्स और जैसलमेर जगुआर्स शामिल है। प्रतियोगिता के दौरान लीग स्टेज राउंड पर राउंड रोबिन आधार पर मैच होंगे। सभी T20 मैच इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 18 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 10 जून को खेला जाएगा। चेयरमैन पठान ने बताया कि इस बार फिल्म स्टार सुनील शेट्टी, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, सिंगर अली कुली मिर्जा, शहजाद खान, शहबाज खान, अमीषा पटेल, जरीन खान सरगम और कायनात अरोड़ा, जोजो और जैसे कई फिल्मी स्टार और इन्फ्लुएंसर्स शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, प्रज्ञान ओझा, पंकज सिंह, मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार सहित कई जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस RCL में शामिल होकर खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साहवर्धन करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में CM गहलोत ऐन मौके पर नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे बारिश के कारण कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई विधायकों और मंत्रियों के भी आने की उम्मीद थी, लेकिन विद्यालय प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण उन्होंने पहले ही इससे दूरी बना ली। मौके पर खाली पांडार और उल्टी कुर्सियां नजर आई। CM गहलोत के साथ कई नामी विधायकों की लिस्ट भी सामने आई थी और एक उत्साह का माहौल बना हुआ था। इसके साथ ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और नेताओं के भी आने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय छात्र संघ अभय चौधरी के कार्यालय उद्घाटन के समारोह में CM कार्यालय ने अनुमति दे दी थी। अब यहीं से खेल शुरू हो गया। 5 दिन से चल रही यूनिवर्सिटी में तैयारियों में जोश 2 धड़ों में बट गया। पहले CM को लेकर केवल शोध छात्र संघ के अध्यक्ष में आना था, लेकिन अब पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय छात्र संघ को भी अनुमति मिल गई। 30 अप्रैल को सुबह से पोस्टर वार शुरू हो गया। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर CM की फोटो के साथ 2 बड़े बड़े पोस्टर लगाए। एक अभय चौधरी का था तो दूसरा रामस्वरूप ओला का। यहीं से विवाद की स्थिति शुरू हुई। एक तरफ रामस्वरूप ओला के लोगों का कहना था कि यहाँ पर पोस्टर केवल ओला का लगेगा, दूसरी तरफ अभय के लोगों का कहना था कि हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति ली है। घूमर पांडाल में बने मंच पर CM के साथ ओला और अभय चौधरी के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन यह बात रामस्वरूप ओला का पक्ष मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि CM का कार्यक्रम पहले हमने तय किया है, लेकिन अब ये दूसरे पक्ष को यहाँ पर बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा। यही बात CMO तक पहुंच गई और CM गहलोत इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और ऐन मौके पर विधायकगण भी नहीं पहुंचे। राजस्थान सरकार के सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन वाल्मीकि समाज की ओर से जारी हड़ताल के बाद इसे स्थगित किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें वाल्मीकि समाज को ही तवज्जो दी जाए। इसको लेकर हर जगह विरोध हो रहा है। विरोध के बाद फिलहाल भर्ती टाल दी गई है। जयपुर में धरना और प्रदर्शन जारी था और समझौता भी हो गया, लेकिन जोधपुर के वाल्मीकि समाज ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, CM गहलोत के गृह जिले के वाल्मीकि समाज के नेता नरेश कंडारा ने
इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये घोषणा जयपुर वालों के लिए होगी, हम इसे नहीं मानते हैं। जोधपुर शहर में नगर निगम के सभी कर्मचारी झाड़ू डाउन कर चुके हैं। नरेश कंडारा ने यह भी बताया कि वाल्मीकि समाज अपना हक मांग रहा है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दे और सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय करे। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में एबीवीपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दिनेश चौधरी की अगुवाई में विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय का मुख्य द्वार बंद करके एक सांकेतिक धरना दिया गया, साथ ही ज्ञापन भी दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान दिनेश चौधरी और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने लॉ कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया, मुख्य गेट के बाहर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। इसके पश्चात ज्ञापन दिया। गेट बंद करने के दौरान पुलिस अधिकारियों की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हो गई। महानगर सह मंत्री व एमडीएसयू छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा, महानगर सह मंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर ने बताया कि आज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर 4 दीवारी, प्रोजेक्टर, पार्किंग और स्मार्ट लाइब्रेरी सहित कई जगहों के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की गई और ज्ञापन दिया गया। अगर महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इन मांगों को पूरा नहीं करता है तो फिर एक विस्तृत आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की ही होगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों सबको चौंका रहे हैं। वो हाल ही में सीपी जोशी के निवास पर पहुंच गए। पायलट और सीपी जोशी की इस मुलाकात को लेकर सियासी समीकरणों में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि पायलट ने कहा था कि सीपी जोशी ने प्रसादी का कार्यक्रम रखा था और उसमें उन्हें बुलाया था, उन्हें बाद में कहीं और जाना था, इसलिए पहले ही आके मुलाकात कर ली। स्पीकर जोशी से काफी देर चर्चा के बाद पायलट उनके घर से बाहर निकले और थोड़ी देर में सीपी जोशी से मिलने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच गए। इससे लेकर मीडिया ने बताया कि कुछ तो खिचड़ी पायलट के दिमाग में जरूर पक रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में अनशन पर बैठकर पायलट ने फिर से बगावत की हवा को तेज कर दिया है। वहीं सीएम गहलोत ने अभी तक पायलट के मामले में कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के काल में हुए भ्रष्टाचारियों का उन्हें पर्दाफाश करना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाएगा। वही प्रदेश के हाईकमान कह चुके हैं कि पार्टी में अगर कोई भी बगावत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई से भी ओहदे पर बैठा हुआ हो। फिलहाल तो बीजेपी इस मुद्दे को बुनाने में जुट गई है कि कांग्रेस में जारी अंतर्कलह का वह भरपूर फायदा उठाना चाह रही है। अगले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासत के जादूगर किस तरह से इन हरकतों पर लगाम लगाते हैं और कांग्रेस की नैया पार लगाते हैं। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने उप सचिव को पत्र लिखकर हाल ही में किसानों से एक दिन में चना खरीद की सीमा 20 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी है। किसान द्वारा बोए गए रकबे की गिरावट के अनुपात और किसान भूमि रिकॉर्ड के अनुसार चना खरीद को स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों और किसान महापंचायत अध्यक्ष रामपाल जाट की बड़ी मांग को मांगते हुए राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों से एमएसपी पर 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल तक चना खरीद करने के निर्देश दिए हैं। कृषि पंत भवन में कृषि डायरेक्टर कुंजीलाल मीणा और राजफेड एमडी सुषमा अरोड़ा ने रामपाल जाट का अनशन तोड़वाया। इसकी पोस्ट रामपाल जाट ने सोशल मीडिया पर डालकर किसानों को मैसेज दिया। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड एमडी आईएस उर्मिला राजौरिया ने इसके बाद एक आदेश निकाला, जिसमें एमएसपी की योजना के तहत 2023 और 24 में किसानों से अधिकतम चना खरीद 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल तक करने का निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में जो उठापटक चल रही है उसका एक ही कारण है पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग जयपुर की माने तो बैक टू बैक बन रहा है पश्चिमी विक्षोभ। मई के पहले और दूसरे सप्ताह में भी अंधड़ और बारिश का सबब बन सकता है। हालांकि मई में आंधी और बारिश में कमी आएगी। अधिकतम तापमान 30 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। राजस्थान में आ रहे इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है गर्मी का महीना 2 महीने आगे खिसक गया है। मौसम विभाग ने भी बताया है कि प्रदेश में गर्मी अब 1.25 महीने आगे खिसक चुकी है। 8 मई तक आंधी, ओले और बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद मई के आखिर में हो सकता है गर्मी पड़े, लेकिन फिर से पश्चिमी विक्षोभ अगर आ गया तो जून में भी तेज बारिश की संभावना है। सोमवार को 7 में से 5
5 संभागों बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा में तेज गर्जन के साथ हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा कई जिलों में तेज रफ्तार बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग जयपुर का कहना है कि इस बार हो सकता है जुलाई और अगस्त में गर्मी पड़े और बारिश का मौसम पहले आ गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में एआईसीसी की ओर से लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 3 मई को सुबह 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय जयपुर पर आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में SC/ST की आरक्षित सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नजर रही है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए इन सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पार्टी ने यह खास ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बनाया है कि एआईसीसी की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर नेतृत्व की तलाश के लिए ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन चलाया है। इसके तहत SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के नए और पुराने नेताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें तराशा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे श्रमिक दिवस के अवसर पर झालावाड़ में अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन तहसील के देवनगर गांव में श्रमदान करने पहुंची और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने वहां राजेंद्र धाकड़ के निर्माणाधीन मकान में लगने वाले टिन शेड के पिलर की ईंट से चिनाई की। राजे ने कहा कि मजदूरों के हुनर और परिश्रम के कारण ही भारत की स्थापत्य कला पूरी दुनिया में मशहूर है। आप मजदूर ही हमें चैन से सोने के लिए मजबूत छत देते हैं। आप ही हो जो हमारे ख्वाबों के जहान को पूरा करते हो। आपके बिना देश का विकास संभव नहीं है। वसुंधरा के साथ उनके बेटे दुष्यंत ने भी श्रमदान किया। घर के मालिक राजेंद्र धाकड़ और उसकी मां राधा देवी ने पूर्व CM और सांसद दुष्यंत का आभार जताया। वसुंधरा राजे ने मां बेटों से वादा किया कि मकान बनने के बाद मैं यहाँ छाछ पीने जरूर आऊंगी। इस अवसर पर राजेंद्र धाकड़ की मां राधा देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो ही अगली CM बनेगी। उन्होंने वसुंधरा राजे ने करीब 2 दर्जन गांवों का दौरा किया। डांगी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी भाग लिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष रह गया। ऐसे में पूर्व CM द्वारा इस तरह के दौरे और जनसंपर्क करना एक नई राजनीतिक प्रणाली को जन्म दे रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।